गुड मॉर्निंग सभी नवी के छात्रों को। माली सर का नमस्कार। पहले वीडियो में अपन देखा था कि मूलभूत जो संबोध है भूमिति के, उसमें बिंदु, रेखा तथा प्रतल। तो उस संबोध की सहायता से अभी अपन कुछ दूरियां ज्ञात की और संख्या रेखा पर जो निर्देशांक दिए गए थे बिंदुओं के, उस निर्देशांक की सहायता से अपन दूरियां ज्ञात की और अंदाज से भी आंसर निकाले अपन डायरेक्ट कि इसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा। फिर जब हल किया तो बराबर वही आंसर आया। तो उससे अपने समझ में आया होगा कि दूरी और लंबाई कैसी होती है, समान होती है। तो अभी इसके आगे अपने को रेखाखंड किसे कहते हैं। अभी रेखाखंड जो है उसमें बिंदु ए जो है, बिंदु ए, बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं के मध्य में स्थित जो समस्त बिंदुओं का संग समुच्चय, ये रेखाखंड ए बी होता है। ये जो रेखाखंड अपने को आकृति में दिखाया गया है ए बी, इन बिंदुओं के ए से बी तक जो बिंदुओं का समुच्चय है, वो बिंदुओं का समुच्चय कैसा है, सीमित है। इसलिए रेखाखंड जो होता है वो सीमित होता है। उसके बाद एक किरण ये भी, अभी पढ़ते समय किरण ये भी पढ़ते हैं, परंतु शुरुआत कहाँ से होगी उसकी, ए से होगी। ये जो बाण का नोक है वहाँ से शुरुआत नहीं करने का, तो ए से शुरुआत करने का। अभी ए जो आकृति दिखाई गई अपने को कि माना ए तथा बी दो भिन्न बिंदु है और रेख ए बी पर ये सभी बिंदु, जैसा ए बी पी मध्यता है, पी का संग समुच्चय ही किरण ए बी है, तो भी यहाँ पर जो किरण ए बी, तो शुरुआत कहाँ से होगी, ए से। और ए से बी की ओर, मतलब किरण ए बी भी कह सकते हैं इसको अपन, किरण ए पी भी कह सकते हैं, परंतु उल्टा नहीं पढ़ने का, किरण बी ए नहीं पढ़ने का या किरण पी ए भी नहीं पढ़ने का। तो क्या पढ़ने का, किरण ए बी, क्योंकि मध्यता कौन सी है, ए बी पी। परंतु कभी कभी अपने से ऐसा उल्टा पढ़ा जाता है कि किरण बी ए, तो बी से शुरुआत है क्या इसकी, नहीं, का शुरुआत है ए से। इसलिए किरण क्या है, इसका नाम किरण ए बी या किरण ए पी, ऐसा ही पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद है गुणधर्म रेखाखंडों के। गुणधर्म जो है, कितने गुणधर्म है रेखाखंडों के, 3 गुणधर्म है। कितने हैं, 3। पहला है परावर्तकता, दूसरा है सममिति और तीसरा है संक्रमकता। तो परावर्तकता में क्या है, प्रत्येक रेख जो होता है वो सर्वांग सम होता है, स्वयं सर्वांग सम होता है, उसको कहते हैं अपन परावर्तकता। जैसा अपन रोज आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो अपना चेहरा जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तकता कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तकता। दूसरा गुणधर्म है सममिति। सममिति में क्या है, ए बी सर्वांग सम सी डी, मतलब पहला रेख जो है वो सी डी के सर्वांग सम है, दूसरे के समान है, और दूसरा रेख जो है वो तीसरे के समान है। मतलब पहला दूसरे के समान है, दूसरा पहले के समान है, सॉरी, पहला जो रेखा है दूसरे के समान है, तो दूसरा भी कैसा होगा, पहले के समान होगा। मतलब उसको क्या कहते हैं, सममिति। जैसे जुड़वा भाई होते हैं, जुड़ा बहनें होती है, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देती है अपने को, वैसा ये भी और सी डी क्या है, समान है। सर्वांग सम है मतलब क्या है, समान है। और सी डी ए बी के समान है, मतलब पहला दूसरे के समान है तो दूसरा भी पहले के समान होगा। इसको क्या कहते हैं, सममिति। तीसरा गुणधर्म है संक्रमकता। अभी संक्रमकता मतलब यदि रेख ए बी सर्वांग सम रेख सी डी और रेख सी डी सर्वांग सम रेख ई एफ,
और रेख ए बी सर्वांग सम रेख ई एफ। मतलब इधर क्या दिया है, पहला रेख जो है ए बी वो सी डी के समान है और सी डी किसके समान है, ई एफ के समान है। तो ए बी पहला दूसरे के समान है, दूसरा तीसरे के समान है, तो पहला और तीसरा क्या होगा, समान होगा, ये दिखाया गया। तो इसलिए इसको कौन सा गुणधर्म कहते हैं, संक्रामकता। तो अपन क्या क्या देखा अभी, रेखाखंड, किरण और गुणधर्म उसके रेखाखंडों के 3 गुणधर्म है, परावर्तकता, सममिति और संक्रामकता। तो तीनों गुणधर्म ध्यान में आया। मतलब प्रत्येक पिंड जो होता है या फिर कोई भी हो वो सममित होता है, मतलब परावर्तकता गुणधर्म होता है उसमें। रोज आईने में अपन चेहरा देखते हैं, मतलब जैसा है वैसा दिखाई देगा अपने को, इसके लिए उसको कहते हैं परावर्तकता। जुड़ा भाई बहने हो तो उसमें भी सममिति गुणधर्म होता है, दोनों समान लगते हैं अपने को। और तीसरा जो है 3 भाई दोस्त या ऐसा कुछ, पहला दूसरे के समान हो, दूसरा तीसरे के समान हो, तो तीसरा भी पहले के समान होता है। ऐसे तीनों गुणधर्म जो है रेखाखंडों के वो अपने ध्यान में आया होगा। चलो आगे। अभी देखो रेखा किसे कहते हैं। अभी इसकी कोई परिभाषा नहीं, तुम्हें पहले बताया मैंने, रेख बिंदु रेखा परिभाषा नहीं है। तो भी अपन क्या करते हैं कि 2 किरण जो होती है, विपरीत किरणें, उन विपरीत किरणों से जो क्या बनती है, एक रेखा बनती है। वो रेखा जो होती है वो असीमित होती है। रेखाखंड कैसा होता है, सीमित होता है। किरण ए बी का बिंदु समुच्चय तथा उसकी विपरीत किरण का बिंदु समुच्चय मिलकर जो संघ समुच्चय बनता है वही रेखा ए बी का बिंदु समुच्चय है। और रेख ए बी का बिंदु समुच्चय रेखा ए बी के बिंदु समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो इसमें क्या दिखाया आपने को कि रेखा और रेख दोनों में क्या अंतर है। रेखा जो है वो 2 विपरीत किरणों का समुच्चय है और रेख जो है 2 बिंदुओं के बीच का बिंदु समुच्चय है। 2 बिंदुओं के मध्य, मतलब रेख और रेखा में क्या अंतर हो सकता है, रेख और रेखा में अंतर होता है कि रेख जो होता है वो सीमित होता है और रेखा जो होती है वो असीमित होती है। अनंत बिंदुओं का समुच्चय जिसकी अपन गिनती नहीं कर सकते उसको कहते हैं रेखा। और निश्चित बिंदुओं का जो समुच्चय होता है उसे अपन कहते हैं रेखाखंड। तो रेख और रेखा में फर्क समझ में आया। नहीं तो अपन रेख को रेखा बोलते हैं, रेखा को रेख बोलते हैं। ये गलती नहीं करने का, क्योंकि रेख और रेखा में अंतर क्या है, रेख सीमित होता है, रेखा असीमित होती है। सर्वांग सम रेखाखंड। अभी सर्वांग सम रेखाखंड, सर्वांग सम ए शब्द में अपने को ध्यान में आएगा। सर्वांग सम मतलब वो रेख जो है वो लंबाई समान हो, 2 रेखों की लंबाई समान हो, तो उसको कहते हैं सर्वांग सम रेखाखंड। जैसा ए बी रेख की लंबाई 10 सेमी है तो पी क्यू रेख की लंबाई भी 10 सेमी है, तो दोनों की लंबाई कैसी है, समान है। तो दोनों रेखाखंड कैसे है, सर्वांग सम है। यहाँ पर अपने को दिया गया है कि रेख ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई कैसी है, समान है। इसलिए क्या लिखा है अपन कि रेख ए बी जो है वो सी डी के सर्वांग सम है। रेख ए बी जो है वो सी डी के सर्वांग सम है, इसलिए लंबाई समान हो तो सर्वांग सम भी होते हैं। रेखाखंड का मध्य बिंदु, अभी ये जो आकृति दिखाई दी है तुम्हें देखो, ये रेखाखंड है कौन सा, ए बी, और उसका मध्य बिंदु कौन सा है, यम। अपन इसके पहले कौन सा शब्द देखा था, मध्यता। क्या देखा था, मध्यता। अभी इसमें भी ए एम बी में भी मध्यता है, परंतु मध्यता कैसी हो, वो जो मध्यता दिखाई दे रही तुम्हें वो एम बिंदु जो है ए और बी बिंदु से समान दूरी पर है। एम जो बिंदु है वो ए और बी से क्या है, समान दूरी पर है, इसलिए उसकी जो मध्यता है वो एम बिंदु ए और बी के मध्य में है। एम बिंदु जो है ए और बी के मध्य में, मतलब एम बिंदु क्या है उसका, ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, तो वही लिखा है देखो, यदि एम में मध्यता है और रेख ए बी सर्वांग सम रेख एम बी, तो बिंदु एम को रेख ए बी का मध्य बिंदु कहते हैं। प्रत्येक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अभी तुम्हें मालूम है कि रेख या रेखाखंड एक ही है। रेख को भी रेखाखंड को रेख भी लिख सकते थे,
तो यहाँ पर रेख क्या है, ए बी है। रेख ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, ए बी का मध्य बिंदु है यम। इसलिए मध्य बिंदु इसका अर्थ होता है कि ए और बी बिंदु से एम की दूरी कैसी है, समान है। बिंदु एम की ए और बी से दूरी कैसी है, समान है। इसलिए एम जो है रेख ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब एम और एम बी कैसा है, समान है। एम और एम बी की दूरी समान है, इसलिए एम को क्या कहोगे, ए बी का मध्य बिंदु। चलो आगे। अभी प्रश्न संग्रह 1.2 का देखो, उदाहरण दिया हुआ है। नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। सारणी के आधार पर बताइए कि दिए गए रेखाखंड सर्वांग सम या नहीं। अभी ये देखो, एक सारणी दी गई है अपने को, बिंदु दिए है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है। अभी बिंदु कितने, ए बी सी और डी और ई, कितने हैं, 5 बिंदु। और ए का निर्देशांक है -3, बी का निर्देशांक है 5, सी का निर्देशांक है 2, डी का निर्देशांक है -7 और ई का निर्देशांक है 9। अभी अपने को ये जो दूरी दी गई है निर्देशांक की, या निर्देशांक दिए हुए ए और बी सी डी के, तो इसमें पहला पूछा है अपने को डी और ए बी, रेख डी और ए बी की लंबाई ज्ञात करो। अभी डी और ए बी, डी और ई, अभी देखो डी कितना है, -7 है, और ई कितना है, 9। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 9 बराबर। मतलब और ए बी देखो, ए बी में ए कितना है, -3 है, बी कितना है, 5 है। भाई इन 3 और -3 और 5 में बड़ा कौन सा है, 5 बराबर है। वहाँ पे अपन दूरियाँ ज्ञात करते हैं उनकी। तो अभी पहला देखो, डिस्टेंस डी बराबर कितना है, डी का मान कितना है, -7 है, और ई का मान कितना है, 9 है। कितना है, 9। और -7 और 9 दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों में बड़ा है 9। देखो 9 में से अपन क्या क्या छोटे को घटाया, 9 - 7 मतलब 9 + 7 कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। दूसरा ए बी, अभी ए बी में 5 और -3 था, तो बड़ा कौन सा था, 5। तो 5 में से अपन क्या किया, -3 को घटाया, मतलब माइनस क्या हो गया, वो भी प्लस हो गया। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। 16 और 8 समान है क्या, नहीं, 16 और 8 समान नहीं है। तो ये लिखा अपन कि डिस्टेंस ए बी जो है वो डी के समान नहीं है। दूसरा देखो, अभी दूसरा क्या दिया है, बी सी, बी का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक है 5 और सी का निर्देशांक कितना है, 2। इसमें बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है। तो डिस्टेंस बी सी बराबर 5 में से 2 को घटाया तो कितना आया, 3। और डिस्टेंस ए डी, अभी ए डी में देखो ए कितना है, -3 और डी है -7। -3 और -7 में बड़ा कौन सा है, ऋण संख्या में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, तो -3 बड़ा होगा। तो -3 में से -7 को घटा दिया तो माइनस हो गया प्लस। तो -3 + 7 कितना आएगा, 4। तो ये भी देखो, ये 3 आया पहला, दूसरा आया 4। समान है क्या, वो भी समान नहीं है। तीसरा देखते हैं अपन, डिस्टेंस बी और ई, बी का मान है 5, ई का मान है 9। 9 और 5 में बड़ा कौन सा है, 9, और 9 में से 5 घटाए तो कितना आएगा, 4। दूसरा डिस्टेंस ए डी, ए और ए का मान है -3, डी का मान है -7। तो -3 और -7 में बड़ा कौन सा है, -3। तो -3 में से -7 को घटा दिया तो माइनस प्लस हो गया। तो -7 + 7 कितना हो गया, -3 + 7 4 आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दी। तो 7 में से 3 घटाए तो 4 आया। ये दोनों कैसा है, समान है। तो डिस्टेंस बी सर्वांग सम डिस्टेंस ए डी। तो इस प्रकार अपन जो समान आएगा उसमें सर्वांग सम चिन्ह दिखाने का, और जो समान नहीं उसमें इक्वल नॉट, ये जो है ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, इसलिए उसमें इक्वल नॉट बोलते हैं उसको। और ये सर्वांग सम है, ये जो चिन्ह है सर्वांग सम। अभी दूसरा उदाहरण देखो, उसमें बिंदु एम रेख ए बी का मध्य बिंदु है। जो अपन मध्य बिंदु देखा था अभी, एम ए बी का मध्य बिंदु है, और ये भी कितना दिया है अपने को, 8 दिया है। कितना दिया है, 8। तो एम बराबर कितना, डिस्टेंस ए बी बराबर डिस्टेंस ए एम प्लस डिस्टेंस एम बी। ये जो दिया गया है
एम ए बी का मध्य बिंदु है और ए बी का मान दिया है तुम्हें, कितना दिया है ए बी का मान? ए बी का मान दिया है 8। एम ये डिस्टेंस ए बी जो है कुल रेखाखंड ए बी ए एम प्लस एम बी दोनों का योगफल है और तुम्हें मालूम है मध्य बिंदु ए एम, इसलिए ये अंतर और ये अंतर कैसा है? समान है, वही लिखा है अपन ए एम प्लस एम बी दोनों का योगफल। भाई ए एम और एम बी कैसे समान है तो अपन कोई भी एक लिख सकते हैं, 2 ए एम लिखो या 2 एम बी लिखो तो भी चलेगा। तो ए बी का मान कितना दिया है अपने को? 8 दिया है। कितना है? 8। तो 8 बराबर 2 गुना डिस्टेंस ए एम। अब ये 2 गुना है तो उस साइड गया तो भाग हो जाएगा। 8/2 बराबर डिस्टेंस ए एम। तो 2 से 8 को भाग दिया तो कितना आ गया? 4। तो डिस्टेंस ए एम कितना आया? 4 आया। इस तरह से अपन ए एम 4 है तो बी एम भी कितना आएगा? 4 आएगा। ए एम और बी एम कैसे समान है, मतलब कुल 8 है तो उसका आधा आधा आएगा 4/4। तो इस तरह से अपन ये मध्य बिंदु का जो उदाहरण था वो हल किया। चलो आगे। अभी इसमें देखो क्या दिया उदाहरण में? ए बी दिया है 5 सेमी, बी पी दिया है 2 सेमी, ए पी दिया है 3.4 सेमी। तो रेखाखंडों में क्रम संबंध निश्चित करो। क्रम संबंध मतलब इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, इसके आधार से कौन सा रेख बड़ा है कौन सा रेख छोटा है वो पूछा गया है आपने। अभी ए बी का मान दिया है 5 सेमी, बी पी का मान दिया है 2 सेमी और ए पी का मान दिया है 3.4 सेमी। इन तीनों रेख में बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है? 5 बराबर 5 सेमी है। कौन सी है? 5 सेमी। उससे छोटी है 3.4 सेमी बराबर, और उस 3.4 से छोटी 2 सेमी। तो देखो अपन 2 प्रकार से लिखा है। ये 5 जो है ये 3.4 से बड़ा है और 3.4 जो है वो 2 से बड़ा है। या ऐसा भी लिख सकते हैं अपन 2 जो है 3.4 से छोटा है और 3.4 जो है 5 से छोटा है। मैं जैसे अपनी संख्या लिखी ये 5 3.4 से बड़ा है, 3.4 2 से बड़ा है, इधर 2 जो है 3.4 से छोटा है, 3.4 जो है 5 से छोटा है। तो 5 किसका मान है? ओ रखो। किसका मान है? ए बी का। ओ लिखा अपन बड़े का चिन्ह। फिर ए पी किसका? 3.4 किसका मान है? 3.4 है ए पी का मान बराबर ए पी लिखा। फिर 2 किसका मान है? बी पी का। फिर बी पी लिखा। मतलब ए बी जो है ए पी से बड़ा है, ए पी जो है बी पी से बड़ा है। या इधर इस तरह लिख सकते हैं बी 2 का मान किसका है? बी पी का। बी पी किससे छोटा है? ए पी से। और ए पी किससे छोटा है? ए बी से। इस तरह से अपन क्रम संबंध लिख सकते हैं 2 विधि से। तुम कोई भी विधि से लिखा तो भी बराबर है। खाली उन्होंने क्रम संबंध बोला है तो अपन ये पहला लिखा तो भी बराबर या दूसरा लिखा तो भी बराबर रहेगा। चलो आगे। अभी ये जो आकृति दी गई है अपने को 1.13 की, तो उस आकृति की सहायता से अपने को कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उस प्रश्नों का उत्तर अपने को लिखना है। किरण आरपी के विपरीत किरण का नाम लिखो। अभी किरण आरपी जो है, किरण आरपी, अभी तुम्हें बोला मैंने नाम जो है शुरुआत कहाँ से होगी उसकी? किरण आरपी मतलब आर से। सो पहला जो अक्षर होता है वहाँ से शुरुआत होती है। किरण आरपी ये आकृति में देखो आर पी या आर क्यू भी कर सकते हो उसको, क्योंकि आर से शुरुआत है उसकी। किरण आरपी को आरपी या आर क्यू भी पढ़ सकते हो। तो आरपी की विपरीत किरण का नाम लिखो। अभी आर से शुरुआत है उसकी, तो आरपी इस साइड में जा रहा है दाया पक्ष में, तो आपको उल्टा आने का बाया पक्ष में। आर एस क्या आएगा उल्टा? उसका विपरीत आर एस या आर टी। दोनों में से दोनों भी लिखा तो भी चलेगा, या आर एस लिखा तो भी चलेगा, आर टी लिखा तो भी चलेगा। मतलब इस साइड दाया पक्ष में गए हो तो अपन कहाँ आने का? बाया पक्ष में, मतलब आर एस और आर टी। दूसरा प्रश्न देखो उदाहरण, किरण पी क्यू तथा किरण आर पी का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखो। किरण पी क्यू कहाँ शुरुआत हो गई? पी से। पी क्यू कहाँ गया? वो दाया पक्ष में। और किरण आर पी आर से शुरुआत होगी और कहाँ जाएगा? वो भी दाया पक्ष में। मतलब किरण आर पी और किरण कौन सा? पी क्यू। मतलब एक की शुरुआत हुई आर से, एक की शुरुआत हुई पी से, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आएगा?
किरण पी क्यू आएगा। कौन सा? पी क्यू, क्योंकि आर क्यू जो किरण है, आर पी जो किरण है, आर पी में आर क्यू भी आएगा और पी क्यू जो किरण है उसमें खाली पी क्यू आएगा। इसलिए आर क्यू जो है पी क्यू से बड़ा है, तो आर पी और आर क्यू इन दोनों में कॉमन कैसा आएगा? पी क्यू आएगा। इसलिए उसका आंसर क्या आया? पी क्यू किरण। तीसरा, रेक पी क्यू तथा रेक क्यू आर। रेक पी क्यू और क्यू आर, रेक क्यू आर। देखो कहाँ शुरू, रेक बोला है, किरण नहीं बोला इधर। पी क्यू मतलब पी से कहाँ तक? क्यू तक, और क्यू आर क्यू से कहाँ तक? आर तक। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा रेक आएगा? तो दोनों में आएगा रेक कौन सा? संघ समुच्चय बोला है उसने, रेक पी क्यू और रेक क्यू आर। रेक पी क्यू और रेक क्यू आर, इन दोनों का संघ समुच्चय क्या आएगा? रेक क्यू आर। क्यू आर बड़ा है ना, तो इसलिए पी क्यू और क्यू आर में बड़ा कौन सा रेक है? क्यू आर। तो इसलिए क्यू आर जो है वो संघ समुच्चय आएगा उसका, और उसका उप समुच्चय क्या आएगा? पी क्यू आएगा। बराबर, संघ समुच्चय मतलब दोनों का योग पर संघ। और चौथा प्रयोग क्या पूछा है? रेक क्यू आर एक कौन कौन से किरणों का उप समुच्चय? रेक क्यू आर। अभी क्यू आर जो है कौन कौन से किरणों का उप समुच्चय है? अभी क्यू से लेकर आर तक। अभी किरण क्यू से शुरुआत किया तो किरण क्यू आर आएगा। कौन सा आएगा? किरण क्यू आर। और किरण क्यू से शुरुआत किया तो क्यू आर आएगा, और आर से शुरुआत किया तो आर क्यू आएगा। बराबर, मतलब ये जो अपने को पूछा गया है रेक क्यू आर, तो अपन किरण क्यू आर भी लिख सकते हैं या किरण आर क्यू भी लिख सकते हैं, तो उसका वो उप समुच्चय होगा। यहाँ ध्यान में इस तरह से अपन ये जो आकृति है, आकृति के आधार से अपने को पहले समझ में आना चाहिए कि किरण किसे कहते हैं, रेक किसे कहते हैं। तभी अपने को ध्यान में आएगा कि किरण और रेक में अंतर क्या है, और अंतर ध्यान में आ गया तो उसका आंसर लिखना भी सरल होता है। तो इसलिए किरण क्यू आर और किरण आर क्यू में, अभी किरण क्यू आर जो है क्यू से शुरुआत हुआ और किरण आर क्यू जो है आर से शुरुआत हुआ। बराबर, परंतु उन्होंने पूछा था कि उसका रेक क्यू आर जो है, रेक क्यू आर का कौन कौन सा, रेक क्यू आर जो है कौन कौन से किरणों का उप समुच्चय है, पूछा गया था। तो क्या आंसर लिखा? क्यू आर और आर क्यू। चलो आगे। अभी सशर्त कथन और विलोम किसे कहते हैं? सशर्त कथन, जो कथन यदि तो के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें सशर्त कथन कहते हैं। यदि तो, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, अपन बोलते हैं यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो यदि तो के रूप में जो भी उदाहरण होते हैं उसे सशर्त कथन कहते हैं। और उसका उल्टा सशर्त कथन में जो होता है, आरंभ यदि से आरंभ होता है, और जो यदि से आरंभ होता है उसको कहते हैं पूर्वार्ध, कहते शुरुआत कहते हैं उसको, और तो के बाद जो रहता है उसको उत्तरार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? तो के बाद जो होता है उसको उत्तरार्ध कहते हैं। तो से आरंभ होने वाले कथन को उत्तरार्ध कहते हैं। मतलब यदि ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा हुआ तो मतलब ये क्या हुआ? पूर्वार्ध हुआ। तो के बाद ऐसा होगा तो क्या होगा? उत्तरार्ध होगा। मतलब सशर्त कथन जो है उसमें यदि तो के रूप में होता है। उसका उदाहरण देखो, नीचे लिखा है। उसका उदाहरण है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। ये क्या हुआ? एक उदाहरण दिया हुआ है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इसको यदि सशर्त कथन के रूप में लिखना होगा तो यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण, मतलब देखो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। वहाँ अपन यदि के रूप में लिखना, यदि दिया गया चतुर्भुज, इधर समचतुर्भुज नहीं बोला है, चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो, यहाँ तक क्या है? हो तक ये पूर्वार्ध हुआ। क्या हुआ? पूर्वार्ध सशर्त कथन का। और तो के बाद जो है उसके विकर्ण, तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। ये क्या हुआ? उत्तरार्ध। तो के बाद जो है उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते। मतलब अपने को डायरेक्ट नहीं लिखना है तो कैसा लिखना है? यदि तो के रूप में, यदि दिया गया चतुर्भुज,
यहाँ पर चतुर्भुज कौन सा, क्या नाम है उसका, समचतुर्भुज। दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो, समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। ये क्या हुआ, सशर्त कथन। और उसका विलोम, विलोम जो है, जो कथन दिया है, जो पूर्वार्ध है, वो विलोम में क्या होता है, उत्तरार्ध होता है, और जो उत्तरार्ध है वो पूर्वार्ध होता है, मतलब उल्टा होता है। कथन का उल्टा मतलब विलोम उसको कहते हैं। सशर्त जो कथन दिया गया है, इसका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अदला बदली करने पर प्राप्त कथन को क्या कहते हैं, मूल कथन का विलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कथन का। ये जो कथन दिया था अपने को कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, ये क्या है, कथन है। और इसका उल्टा क्या होगा, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये क्या हो, उसका विलोम। ये जो उदाहरण दिया था अपने को, इसका विलोम कैसा लिख सकते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, मतलब उसका विलोम हुआ। ये जो कथन दिया था, इसका क्या होगा, वो विलोम होगा। तो कथन और विलोम दोनों में अंतर समझ में आया तुम्हें, कि कथन का उल्टा मतलब विलोम और विलोम का उल्टा मतलब कथन, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलो आगे। अभी प्रश्न संग्रह 1.3 में देखो, अपने को कुछ उदाहरण प्रश्न पूछे गए। निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखिए, यदि तो के रूप में। अभी पहला कथन है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। इसको अपने को यदि तो के रूप में लिखना है। अभी समांतर चतुर्भुज है, मैं इधर यदि कोई चतुर्भुज, देखो समांतर नहीं लिखा उसमें, यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, ये अपने को कथन दिया था। उसको यदि तो, यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। ये देखो बराबर, मतलब ये हुआ उसका यदित्व के रूप में, यदि तो के रूप में उदाहरण जो कथन दिया था अपने को, उसका सशर्त कथन के रूप में अपन लिखा। यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। ध्यान में, मतलब जो कथन दिया था अपने को, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, उसको अपने सशर्त कथन के रूप में लिखा। यदि कोई चतुर्भुज, देखो समांतर नहीं लिखा शुरुआत में, यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उस चतुर्भुज के सम्मुख कोण, देखो के बाद सम्मुख कोण था, तो उस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, नीचे दिए गए कथन के विलोम लिखो। विलोम उदाहरण जो दिया है अपने, कथन जो दिया है, उस कथन का दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। इसका अपने को क्या लिखना है, विलोम लिखना है। तो यदि दी गई दो रेखाएं, अभी देखो यहाँ पर समांतर रेखाएं थी, तो ये समांतर शब्द आया ही नहीं इधर। यदि दी गई दो रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा से बनने वाले, उनकी तिर्यक रेखा से बनने वाले एकांतर कोण, उनसे कौन, एकांतर कोण सर्वांग सम हो तो, देखो यहाँ तक, ये पूर्वार्ध में देखो कैसा लिखा गया। यदि दी गई दो रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा से बनने वाले एकांतर कोण सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं होती है। देखो ये समांतर शब्द लास्ट में आया, समांतर रेखाएं होती है, और इधर पहले शुरुआत में समांतर था,
और बाद में क्या था, एकांतर कोण, परंतु यहाँ पर पहले एकांतर कोण आ गया और बाद में समांतर आया। इसका मतलब ये क्या होगा, उसका उल्टा, विलोम। क्या कहते हैं उसको, विलोम। तो ये जो है एक दो बार अच्छी तरह पढ़ो तुम तो कोई कठिन नहीं है। तो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखाएं दी गई हो तो एकांतर कोण कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये पूरा कथन था, अपने को उसका विलोम लिखना था। विलोम मतलब वो समांतर रेखा जो है वो लास्ट में नहीं चाहिए और जो एकांतर कोण वाला था वो शुरुआत में। तो क्या लिखा उसने, यदि दी गई दो रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा से बनने वाले एकांतर कोण सर्वांग सम हो, यहाँ तक हुआ पूर्वार्ध, तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं होती है। तो ये हुआ उत्तरार्ध। इस तरह से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध उल्टा से लिख। तो कथन में पूर्वार्ध समांतर रेखा था और उत्तरार्ध था एकांतर कोण, परंतु उसका विलोम में क्या लिखा है, पूर्वार्ध में वो एकांतर कोण पूर्वार्ध में लिखा हुआ है और समांतर रेखा है उत्तरार्ध में लिखा है। इसको कहते हैं उसका विलोम। क्या ध्यान में, मतलब प्रत्येक कथन का विलोम लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए कि शुरुआत का भाग लास्ट में आना चाहिए, लास्ट का भाग शुरुआत में आना चाहिए, तभी उसका विलोम हो सकता है। और विलोम का यदि अपने को विलोम दिया हो और उसका कथन लिखना हो तो उसको वैसा ही करने का। विलोम में जो उत्तरार्ध होगा उसको कथन में पूर्वार्ध बनाने का, और जो उत्तरार्ध है उसको पूर्वार्ध और पूर्वार्ध को उत्तरार्ध, इस तरह से विलोम कहते हैं उसको। ध्यान में। चलो आगे। अभी उपपत्ति। उपपत्ति किसे कहते हैं? हमने कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज इन आकृतियों के गुणधर्मों का अध्ययन किया है। ये गुणधर्म हमने प्रात्यक्षिक के पद्धति से सीखे हैं। ये जो गुणधर्म है त्रिभुज और चतुर्भुज के, अपन देखा था कि आकृतियाँ बनाई, कुछ कागज़ की सहायता से त्रिभुज बनाए, चतुर्भुज बनाए, अलग अलग प्रकार से अपन प्रात्यक्षिक करके देखा। तो इस कक्षा में हमें भूमिति विषय को अलग दृष्टिकोण से देखना है। इसका श्रेय ईस्वीसन पूर्व 3री शताब्दी में ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड को जाता है। यूक्लिड, ये तो तुम्हारे सामने जो फोटो दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसका है? यूक्लिड का। एक ग्रीक गणितज्ञ था और उसने भूमिति की जो जानकारी उस समय 3री शताब्दी में, अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? 21वीं, मतलब 18 शताब्दी पहले उन्होंने इस भूमिति की जो जानकारी प्राप्त की थी उसे सुसंगत संकलन किया और उसमें सुसूत्रता लाई। और उन्होंने प्रमुखता से ऐसा दर्शाया कि यदि कुछ स्वयं सिद्ध तथा सर्वमान्य कथनों को, ये जो स्वयं सिद्ध या सर्वमान्य कथन है उसको अभिगृहित के रूप में स्वीकार किया जाए तो उसके आधार पर तर्क शुद्ध रचना द्वारा नवीन गुणधर्म सिद्ध किए जा सकते हैं। और इस गुणधर्मों को ही अपन क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। और प्रमेय को दत्त, साध्य और उपपत्ति के रूप में लिखा जाता है। दत्त मतलब दी गई जानकारी, साध्य मतलब जो सिद्ध करना होता है, और उपपत्ति मतलब ये सभी आधार से अपने को कुछ अंदाज लगाना पड़ता है, कुछ गुणधर्म ध्यान में लेना पड़ता है और उसके आधार से उसकी उपपत्ति लिखनी पड़ती है। तो इस प्रकार यूक्लिड ने उस समय इसी सन 3री शताब्दी में अच्छी तरह भूमिति का ज्ञान प्राप्त किया था और उस ज्ञान से आज जो अपन सीख रहे हैं वो बहुत ही आधुनिक ज्ञान है। चलो आगे। प्रमेय देखो। अभी परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं, ये प्रमेय दिया हुआ है। अभी आकृति में देखो, आकृति में दो रेखाएं दी गई। कौन कौन सी? रेखा ए बी और रेखा सी डी। ये परस्पर बिंदु ओ में प्रतिच्छेदित कर रही है। कौन से बिंदु में? ओ में प्रतिच्छेदित की। और वही लिखा है देखो, रेखा ए बी और रेखा सी डी परस्पर बिंदु ओ में प्रतिच्छेदित करती है। मतलब प्रमेय में क्या दिया था अपने को? परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ तक क्या है? वो प्रतिच्छेदित करती है, यहाँ तक है दत्त। ए बी और सी डी दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है, यहाँ पर क्या है? वो दत्त है। और क्या सिद्ध करना है अपने को? तो उसके शीर्षाभिमुख कोण जो है समान होते हैं, ये सिद्ध करना है। मतलब
AOC का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? BOD। और AOD का शीर्षाभिमुख कौन सा है? BOC या COB। तो ये दोनों जो कोण है, कोणों की जोड़ियाँ है, वो कैसी है? समान है। शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ी समान होती है, ये सिद्ध करना है अपने को, ये सिद्ध करना है। मतलब देखो उधर वही लिखा है, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। ये जो कोणों के माप है समान होते हैं, सिद्ध करना है। अभी उत्पत्ति देखते हैं अपन। उत्पत्ति में क्या है? कोण AOC प्लस कोण BOC, ये कौन से कोण है दोनों? ये रेखीय युगल कोण है। कौन से कोण है? रेखीय युगल कोण। और रेखीय युगल कोण का माप कितना होता है? 180 होता है। देखो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180, इसको नंबर अपन 1 दे दिए। दूसरा रेखीय युगल कौन सा है? कोण BOC प्लस कोण BOD बराबर 180, ये भी रेखीय युगल कोण है, इसको नंबर 2 दिया। अब 1 और 2 से दोनों का माप समान है, 180 है, तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कोण BOC प्लस कोण BOD। वही इनमें ये देखो 180 समान था, तो ये भी समान आया 1 और 2 से। फिर इनमें क्या समान है? BOC समान है, बराबर वो BOC कट जाएगा, तो क्या रहेगा? क्योंकि दोनों प्लस है तो इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो कोण AOC बराबर कोण BOD, और वही अपने को सिद्ध करना। देखो पहला कोण AOC बराबर कोण BOD। फिर इसी प्रकार जैसा अपन पहला सिद्ध किया वैसा दूसरे भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन कोई भी प्रमेय हो, इसका दत्त, साध्य और उत्पत्ति लिख कर उसको हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अभी प्रकीर्ण संग्रह में देखो, दी गई जानकारी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर लिखना है। अभी यहाँ पर ये जो प्रकरण आपने सीखा उस पर अपन क्या सीखे और अपने को आता है क्या नहीं, उसके लिए ये प्रकीर्ण संग्रह होता है। इसमें ABC मध्यता दी गई है, ADC दिया है 17, BC दिया है 6.5, AB दिया है, पूछा गया अपने को। तो इसमें डिस्टेंस AC सबसे बड़ा है, वो ले लो, AB प्लस BC करो। फिर AB का मान, AC का मान 17 दिया है, AB का मान पूछा गया अपने को, और BC का मान है 6.5। 17 में 6.5 को घटा दो तो आ जाएगा डिस्टेंस AB, तो वो कितना आएगा? 10.5 आएगा। डिस्टेंस AB कितना आया? 10.5। दूसरा उदाहरण में देखो, PQR मध्यता है, PQ दिया है 3.4, QR दिया है 5.7 और PR पूछा है। तो इसमें डिस्टेंस PR बराबर PQ प्लस QR, PR बराबर डिस्टेंस PQ प्लस QR। PQ है 3.4 और QR है 5.7, दोनों का योग किया तो 7 और 4 11, हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, इस तरह से 9.1 आ जाएगा। इस तरह से अपने दोनों उदाहरण बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संग्रह है ये अपना जो पढ़ाई किया उसका आधारित है। उसके बाद छठा उदाहरण देखते हैं। संख्या रेखा पर बिंदु A का निर्देशांक 1 दिया हुआ है और A से 7 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक लिखो। मतलब संख्या रेखा तुम्हें मालूम है, ये जो संख्या रेखा दिखाई गई, संख्या रेखा के 2 पक्ष होते हैं, एक बाया पक्ष और एक दाया पक्ष। तो एक बिंदु जो होगा वो 0 के बाद होगा, क्योंकि ये इधर क्या दिया है? निर्देशांक 1 दिया हुआ है, तो 1 जो है 0 के बाद होता है। मतलब 1 जो आएगा वो दाया पक्ष में आएगा, और A से 7 इकाई दूरी पर, देखो यहाँ पर आकृति में दिखाया गया है, दाया पक्ष में 7 इकाई दूरी पर धन संख्या होगी और बाया पक्ष में ऋण संख्या होगी। तो इसीलिए 1 से 7 दूरी पर जाओ संख्या रेखा पर तो 8 आएगा, 1 से 7 दाया पक्ष में 8 आएगा, और बाया पक्ष में गए तो -6 आएगा। तो 1 + 7, देखो इधर कैसा किया अपन, 1 + 7 मतलब दाया पक्ष में क्या किया अपन? प्लस किया, और बाया पक्ष में माइनस किया। मतलब 1 + 7 कितना आया? 8 आया।
और 1 - 7 किया तो -6 आया। इस तरह से अपन ये उदाहरण हल कर सकते हैं। दूरी दो आंसर हो सकते हैं, एक 8 और दूसरा -6। बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों का विचार करना है। संख्या रेखा बोला तो खाली ऐसा ही दिया होता तो अपन एक ही ज्ञात करते थे। उसका 10वां उदाहरण देखो। अभी आकृति निम्नलिखित कथनों के लिए नाम निर्दिष्ट आकृति बनाकर दत्त और साध्य लिखो। मतलब आकृति बनाकर समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, कथन दिया हुआ है अपने को। क्या दिया है? कथन दिया हुआ है। समरूप, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आकृति में अपन देखो दो त्रिभुज बनाए, कौन कौन सा? ABC और PQR। दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है, समान नहीं, समरूप है। परंतु दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं अपन? जिसके तीनों भुजाएं समान होती है। वही ABC और PQR, इन तीनों दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं देखो कैसी है? समान है। और ये दोनों त्रिभुज समान है क्या? समान नहीं, खाली समरूप है। वो वही लिखा है देखो दत्त में। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज है। और साध्य में लिखा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इस तरह से अपन दत्त और साध्य लिख सकते हैं। धन्यवाद।